गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेमेस्टर 2 बीएड के स्टूडेंट्स मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपके पेपर 3 के यूनिट 4 के टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। हम लोग ब्रूनर्स टीचिंग मॉडल के विषय में पढ़ रहे थे। आज उसी के आगे की कड़ी के रूप में यह क्लास आपके सामने है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट को हम लोगों ने समझा था और हम लोगों ने ये समझा था कि कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, मॉडल टीचिंग मॉडल किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट क्या होता है, इसको हम लोगों ने समझा था। अब कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या होता है इसकी डिटेल चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लासेस में की थी। आज हम लोग जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के पर्पस क्या हैं, क्या इसका पर्पस है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का। तो चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि आप तैयार हैं कि क्या इसका पर्पस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लव यू ऑल स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज़ डिज़ाइन टू क्लैरिफाई आइडियाज़ एंड टू इंट्रोड्यूस एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का पर्पस, सबसे बड़ा पर्पस ये है कि ये विचारों को स्पष्ट करने और विषय वस्तु के आयामों से परिचित कराने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। या यूँ कहिए कि ब्रूनर महोदय और ब्रूनर के साथियों ने मिलकर के हम लोगों को ये मॉडल इसलिए प्रपोज़ किया कि हम इस मॉडल के द्वारा, इस टीचिंग मॉडल के द्वारा विचारों को, जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं स्टूडेंट्स के मन में, उन आइडियाज़ को और जो उनको कॉन्सेप्ट लेना है, जो विषय वस्तु लेना है, उन विषय वस्तु के आयामों से उनको परिचित कराया जाए। आयाम का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस। जितने तरह के डायमेंशंस हो सकते हैं किसी एक कंटेंट के, जितने तरह के उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स पर के प्रति उनका ध्यान रहे, वो अटेंटिव रहें, इसके लिए इस मॉडल का हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। फिर से समझिए अगर मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को आप ये पढ़ा रहे हैं कि पिछले क्लास में मैंने न्यूटन के लॉ की चर्चा की थी और मैंने ये भी चर्चा की थी कि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी चर्चा की थी। चलिए बात वहीं से उठाती हूँ क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सबों ने पढ़ा होगा और ये साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए ये आसानी से समझने योग्य ये एक ऐसा टॉपिक है, प्रकरण है। तो देखिए, अब पृथ्वी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से वो ऊपर के पृथ्वी के ऊपर की सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट हमको पढ़ाना है तो अब इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अब इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जितने तरह के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये है। ये इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, किस लेयर में होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है। तीसरी बात है, अब पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेटिज्म है, यानी कि उसके अंदर जो चुंबकत्व का गुण है, ये चुंबकत्व के गुणों से, इस चुंबकत्व के गुणों से वो अंतरिक्ष में परिभ्रमण करते हुए या घूर्णन करते हुए, यानी रोटेशन और रेवोल्यूशन करते हुए, वो किस तरह से अपना बैलेंसिंग दूसरे प्लैनेट्स के साथ बना कर रखता है, ये भी एक इसका एस्पेक्ट है। तो पहले तो बच्चों को ये पता चले कि तो मेन हम लोगों का एस्पेक्ट क्या है। हम लोगों का मुख्य हम लोगों का बिंदु है, पढ़ने का जो मुख्य बिंदु था वो ये बिंदु था कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ये एक बिंदु था। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? न्यूटन्स लॉ पढ़ दिया, न्यूटन के उस प्रयोग का हम लोगों ने उदाहरण लिया। अब उसके बाद हम लोग इसके और एस्पेक्ट्स क्या हम लोगों का है, हम लोग भी ज़मीन पे खड़े रहते हैं इसी कारण से,
कोई भी वस्तु गिरती है इसी कारण से, ये उसको दिखाई देता है बच्चों को। अब दूसरा एस्पेक्ट जो उनको नहीं दिखाई देता है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो ये है कि पृथ्वी के इंटीरियर में वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, स्ट्रक्चर पृथ्वी के अंदर क्या क्या है और क्यों वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वो अपने अंदर पृथ्वी रखती है। और अगला एस्पेक्ट है कि वो पृथ्वी के, अगर पृथ्वी ग्रह जो है, पृथ्वी जैसा एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट पूरे अंतरिक्ष में दूसरे प्लैनेट्स के साथ किस तरह से सहसंबंधित होती है अपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये सब बहुत सारे आयाम हैं जिन आयामों से आपको परिचित बच्चों को कराना है। अब इन आयामों से परिचित कराने के लिए इतने सारे उनके थॉट्स का इतना बड़ा एरिया होना चाहिए। ये एरिया को डिस्कवर करने के लिए और उन अपने भीतर के ज्ञान को उनसे परिचित कराने के लिए इस मॉडल का प्रयोग हम लोगों को करना होता है। ठीक है, अब आइए, इट इंगेजेस स्टूडेंट्स इनटू formulating a concept through the use of illustrations, words cards और specimens called examples। अब देखिए, ये स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स के द्वारा या टीचिंग एड्स, वर्ड कार्ड हुआ या किसी तरह का नमूना हुआ या हम किसी तरह की व्याख्या कर रहे हैं, तो इन सारी माध्यमों से, इन सारे सहायक सामग्रियों की सहायता से वो क्या करता है, ये उन लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करता है। कौन? ये मॉडल। तो इस मॉडल का एक बड़ा पर्पस ये है कि ये क्या इसको करना है, ये इलिस्ट्रेशन का यूज़ करना है, वर्ड्स कार्ड मतलब टीचिंग एड, समझ गए ना, टीचिंग एड का इसको यूज़ करना है। तो वर्ड कार्ड या स्पेसिमेन मतलब आप समझते होंगे नमूना, ठीक है ना, किसी चीज़ का नमूना, इन सब का प्रयोग कर करके, जिसको हम एग्जाम्पल बोलते हैं, इन सब का प्रयोग करके वो इस मेथड से बच्चों को समझा सकते हैं, इस मॉडल से वो उसकी टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझा रही हूँ, मैं लगातार एक एग्ज़ाम्पल लेकर के शुरू से आखिर तक चल रही हूँ। अब मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया था उसमें मैंने आपको बताया कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप उनको बताइए कि किस तरह से आप चौक गिराते हैं, फिर आप उसका इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं, व्याख्या उसकी कर रहे हैं और आप उसका नमूना भी दिखा दे रहे हैं, किसी चीज़ को गिरते हुए भी आप दिखा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे हो रही हैं, आप इस मॉडल के तहत आप कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्टूडेंट्स हु कैच इनटू द आइडियाज बिफोर अदर आर एबल टू रिजॉल्व द कॉन्सेप्ट एंड देन आर invited to suggest their own examples while other students are still trying to form the concept। अब इसमें क्या होता है, हर आपके एक क्लास का आपके एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए सपोज़ आपके एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। वैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक क्लास में ज़्यादा होते हैं, फिर भी इन एक आइडियल सिचुएशन लेकर के हम चल रहे हैं। तो 40 स्टूडेंट या 35 स्टूडेंट्स जो आपके क्लास में हैं, वो 35 इक्वली स्पीड में तो कॉन्सेप्ट नहीं फॉर्मुलेट कर लेंगे, या हर सब्जेक्ट में 40 स्टूडेंट्स का स्पीड बराबर तो नहीं होगा। किसी का स्पीड मैथ्स में बढ़िया होगा तो किसी का स्पीड साइंस में अच्छा होगा, तो किसी का स्पीड लिटरेचर में अच्छा होगा, किसी का स्पीड सोशल स्टडीज़ में बेटर होगा। तो ये अगर आप अपना जिस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाने जा रहे हैं और इस टीचिंग मॉडल का आप प्रयोग कर रहे हैं, ब्रूनर्स के टीचिंग मॉडल का आप प्रयोग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो इस मॉडल में ऐसी संभावना है कि जब आप एग्जाम्पल देने लगिएगा या पढ़ाने लगिएगा या इस मॉडल के थ्रू आप बच्चों को कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के लिए प्रेरित कीजिएगा, तब क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स तो फटाफट कॉन्सेप्ट को अटेंड कर लेंगे और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अटेंड करने में लगे रहेंगे। कुछ अटेंड कर रहे होंगे और कुछ कर लिए होंगे। जो कर लिए होंगे या जो करने की प्रक्रिया में बिल्कुल इंगेज हो गए होंगे, शामिल हो गए होंगे, एडवांस हो गए होंगे, वो तो आपको अपना एग्जाम्पल बताएंगे। सपोज़ आप और या मैं क्लास में जाके एक चौक गिरा रहे हैं और ये हमारा एग्जाम्पल है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक स्पेसिमेन है जिसको बोलिएगा। अब बच्चे जो हैं वो दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं,
कोई दूसरा एग्जाम्पल बच्चे दे सकते हैं, उनके नज़र में कोई दूसरी बात हो सकती है ना। तो वो कहने का मतलब ये है कि जब एक बच्चा जो इसको अटेंड करने के रास्ते में बहुत एडवांस हो गया है किसी कॉन्सेप्ट को, वो अगर दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है तो संभव है कि जो दूसरे बच्चे जो हैं या अपने तरीके से उसको समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो संभव है कि उसके जो दोस्त हैं जो अभी कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो उन बच्चों को अपने दोस्त के दिए गए एग्जाम्पल से या कॉन्सेप्ट से उनको सहायता मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इसका पर्पस है कि एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट की भी मदद कर रहा है, न केवल टीचर जब इस मॉडल का प्रयोग कर देता है या अंडर दिस मॉडल अगर टीचर पढ़ाने लगता है तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को मदद कर देता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ। अब इसमें पीयर लर्निंग होती है, समझ गए ना। पीयर लर्निंग का मतलब क्या होता है, मित्र के साथ, दोस्तों के साथ बैठ कर के वो लर्न कर रहा है, यानी दूसरों के साथ, अपने मित्रों के साथ वो लर्न करता है। एक बात इसमें ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना होगा कि जो स्टूडेंट जो एग्जाम्पल देंगे वो मेच्योर एग्जाम्पल होगा। एज ए टीचर आप या मैं जो एग्जाम्पल दूंगी वो मेच्योर एग्जाम्पल होगा और मेरा अपना विषय क्षेत्र, अपने कालखंड का वो अनुभव हो सकता है या मेरा पढ़ा समझा अनुभव हो सकता है। लेकिन वो जो स्टूडेंट जो अपने पीयर को एग्जाम्पल दे रहा है या दूसरा स्टूडेंट जो अपने दोस्त से वो एग्जाम्पल ले रहा है, वो उसके एज ग्रुप का एग्जाम्पल होगा और हो सकता है कि एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दूसरे स्टूडेंट को बेटर सूट करे और वो जल्दी समझ जाए। एक टीचर के समझाने से अच्छा वो अपने दोस्त के समझाने से समझ सकता है, या दोस्त के एग्जाम्पल से वो समझ सकता है। तो इस तरह से इस मॉडल का ये भी एक बहुत बड़ा पर्पस है और फ़ायदा है। और देखिए नेक्स्ट, फॉर दिस रीज़न कॉन्सेप्ट अटेनमेंट is well suited to classroom use because all thinking abilities can be challenged throughout the activity। ठीक है, अब इसी वजह से संकल्पना प्राप्ति मॉडल किसी कक्षा को बहुत सूट करता है, बहुत अनुकूल होता है, जिससे सभी छात्रों के चिंतन शक्ति को गतिविधियों के दौरान पर्याप्त चुनौतियां मिलती हैं। अब एक कॉन्सेप्ट दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया, अब एक बच्चा अपना एग्जाम्पल दे रहा है या अपने तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा बच्चा को भी चैलेंज है कि वो भी अपनी तरह से उसको एक्सप्लेन करना है या उसको भी अपने जीवन से निकाल कर कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो हर बच्चा उस थॉट प्रोसेस में लगा हुआ है, उसको अपना एग्जाम्पल देना, अपने तरह से उसको इलस्ट्रेट करना है, अपने तरह से उस कॉन्सेप्ट को अटेंड करना है। तो हर बच्चा एक थिंकिंग चैलेंज में है, एक थॉट प्रोसेस में है और वो थॉट प्रोसेस एक चैलेंजिंग थॉट प्रोसेस है। तो ये एक बहुत बड़ी इसकी खूबी है, इससे हर बच्चे के चिंतन को एक दिशा भी मिलती है और दिमागी कसरत करने का एक मौका भी मिलता है। अगला देखिए, with experience children became skilled to identify relationship in the words card or specimen with carefully chosen examples. It is possible to use concept attainment to teach almost any concept in all the subjects. इसका मतलब ये हुआ कि अनुभव के साथ छात्र इस गतिविधि में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मतलब ये मिस्टेक हो गया है, गतिविधि यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, ये जो है ना, इसको काट के गतिविधि लिखिए। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। और कहीं एक जगह और मैंने देखा था कुछ, वहाँ भी कुछ था, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे जब इस मॉडल से बच्चे ट्यून्ड हो जाएंगे, आपकी इस टीचिंग मॉडल से बच्चे ट्यून्ड हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि टीचिंग इसी तरह से हमको पढ़ना है, इसी तरह से हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, तो वो क्या करेंगे कि वो एग्जाम्पल्स के साथ रिलेशनशिप बनाना या वर्ड कार्ड के साथ रिलेशनशिप बनाना या स्पेसिमेन किसी नमूने के साथ कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप बनाने का जो कौशल है वो बहुत आसानी से अपने अंदर विकसित कर लेंगे और धीरे धीरे उनका ये कॉन्सेप्ट जो है वो विकसित होने लगेगा। समझ गए?
तो धीरे धीरे अब जैसे जैसे उनकी आदत पड़ने लगेगी और वो कॉन्सेप्ट को खुद किसी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए या फॉर्म अपने दिमाग में उसका फॉर्मुलेशन करने के लिए वो खुद बहुत क्यूरियस हो जाएंगे और इसके लिए खुद कोशिश करेंगे। जैसे ही टीचर क्लास में किसी कॉन्सेप्ट को लेकर जाएगा तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो उस कॉन्सेप्ट के लिए तुरंत वो डायरेक्शंस खोजने लगेंगे और डायरेक्शंस मांगने लगेंगे टीचर से। तो इससे स्टूडेंट्स का जो दिमागी गतिविधियां जो हैं वो बहुत जल्दी चलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही इस तरह से देखिए कि किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम्पल्स के साथ और ठीक ढंग से उसको स्पेसिमेन या टीचिंग एड्स के साथ या टीचर्स बिहेवियर के साथ अगर ठीक ढंग से इस मॉडल का प्रयोग किया जाए तो किसी भी सब्जेक्ट में किसी तरह के कॉन्सेप्ट्स के साथ इस मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारा मेन पर्पस ये है, हम लोगों को आज ये जानना था कि क्या पर्पस है, हमारा मुख्य मकसद ये है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है इस मॉडल को प्रयोग करने का कि छात्रों को खुद चिंतन करना, उदाहरणों और सहायक सामग्रियों और दी गई वस्तुओं और उनके अपने एक्सपीरियंस के साथ किसी कॉन्सेप्ट को जोड़कर उस कॉन्सेप्ट के पूरे गहराई तक पहुंचना, ये गतिविधि, ये इस कौशल का विकास उनके अंदर हो सके। धीरे धीरे जब इस कौशल का विकास हो जाए जिसके तहत वो किसी भी कॉन्सेप्ट को तुरंत अटेंड कर ले या धारण कर ले, तो समझ जाइए कि वो जीवन की कोई भी कठिनाई को सफल कर लेंगे, किसी भी कठिनाई को वो जीत लेंगे, किसी भी कठिनाई का वो हल निकाल ले सकते हैं। अब यहाँ पर पहला हम लोगों का मकसद क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका पहला मकसद ये है कि हमको अपने स्टूडेंट को थॉट के लिए प्रोवोक करना, किसी थॉट के लिए प्रोवोक करना और वो थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन देना और उस डायरेक्शन से उस कॉन्सेप्ट पर पहुंचना। यही हम लोगों का 3 मकसद है और इससे छात्र हमेशा गतिशील रहेंगे, गतिविधियों में निरत रहेंगे और कॉन्सेप्ट को आसानी से, किसी भी तरह की संकल्पना का संधारण वो आसानी से कर सकेंगे। आज इतना ही स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे इसके कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का पर्पस क्या है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, लव यू ऑल वंस अगेन। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।